Hello students and welcome back to my channel. Today we will discuss a very important topic from breathing and exchange of gases. The topic is regulation of breathing. Okay? So topic start करने से पहले first of all एक चीज दिमाग में आनी चाहिए why there is a need to regulate the breathing. मैं बहुत सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ब्रीदिंग की रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हम अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट कर रहे हैं। एंड ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ? ब्रीदिंग इज ऑल अबाउट वन रेस्पिरेटरी साइकिल। ओके, तो ये जो वन रेस्पिरेटरी साइकिल है, वन रेस्पिरेटरी साइकिल मीन्स वन इंस्पिरेशन एंड वन एक्सपीरेशन। तो इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, एंड अगर मैं नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहा हूं तो इंस्पिरेशन अकाउंट्स फॉर 2 सेकेंड्स। मतलब एक नॉर्मल पर्सन को इनहेलेशन में, इनहेलेशन का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन में 2 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। ओके, और अगर यही चीज अगर हम एक्सपिरेशन में देखें, दैट इज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो टेक्स अबाउट 3 सेकेंड्स। क्लियर? तो ऑलमोस्ट 5 सेकेंड में एक आपकी रेस्पिरेटरी साइकिल कंप्लीट होती है। अब इसको मैं कैलकुलेट करूं फॉर 1 मिनट ड्यूरेशन, तो ये 1 मिनट में 1 मिनट में ये अराउंड 12 टू 14 टाइम्स होगा ना, क्योंकि 5 सेकेंड में एक रेस्पिरेटरी साइकिल हो रहा है, तो 5 इंटू 12 दैट इज 60। तो 60 सेकेंड्स में 12 टू 14 एक एवरेज रेस्पिरेटरी साइकिल जो है वो चलती है। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, रेगुलेशन की नीड क्यों है? क्योंकि अगर इस पे कोई भी चेंज आया, चेंज क्यों आएगा, चेंज किस कंडीशन में आएगा, इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वर्क एफर्ट बढ़ता है, एफर्ट का मतलब क्या है? एफर्ट का मतलब यह है कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी इनहैंस्ड होती है, आप रनिंग कर रहे हो या आप बहुत तेज वॉक कर रहे हो, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, बस समझ में आ रही है ना? तो उस कंडीशन में क्या होगा? फिजिकल एक्टिविटी इनहैंस्ड होंगी। तो जब फिजिकल एक्टिविटी इनहैंस्ड होंगी, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइजेस, क्लियर? क्योंकि आप में से बहुत से लोग जिम लवर भी होंगे, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? आपकी फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल जो एक्सरसाइजेस हैं ये इनहैंस्ड होंगी। इनहैंस्ड होंगी मतलब इंक्रीज्ड होंगी, और जब ये इंक्रीज्ड होंगी तो ये अंडरस्टूड है डिमांड ऑफ ऑक्सीजन भी बढ़ेगा। बहुत बेसिकली आपको समझना है इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइजेस जब इंक्रीज होंगी तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज होगा ना, तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज होगा। तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, या अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़े, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो, या मैं बहुत सिंपली अगर मैं कहूं तो जब ये जो कंडीशन आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इन द प्रीवियस लेक्चर, कि ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद द वाटर ऑफ आरबीसी, दैट इज साइटोप्लाज्म, तो इट forms carbonic acid. Okay, and when carbonic acid splits, so it forms bicarbonate and hydrogen ion. तो increasing the concentration of hydrogen ion
अगर ये इंक्रीज होगा तो ये अंडरस्टूड है पीएच डिक्रीज हो जाएगा एंड एसिडिक कंटेंट जो है ये इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी ना आपको? तो ये सारी चीजें इंडिकेट क्या करती हैं? इंडिकेट ये करती हैं कि इसका एक प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए। प्रॉपर रेगुलेशन का मतलब क्या है? जब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करोगे, आप अपनी मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज करोगे, तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन फुलफिल होना चाहिए ना। अगर फुलफिल नहीं होगा तो टिश्यू में, बॉडी ऑर्गन्स में हाइपोक्सिया लाइक कंडीशंस जनरेट होंगी ना। सिमिलरली अगर ब्लड में एसिड सिक्रीशन ज्यादा होगा ड्यू टू द splitting of carbonic acid आप कह सकते हो, ड्यू टू द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कह सकते हो, तो इसको भी न्यूट्रलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इन दोनों चीजों के लिए एक प्रॉपर रेगुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। उस प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए प्रॉपर रेस्पिरेटरी सेंटर्स बने हुए हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं एनाटॉमी ऑफ दोज रेस्पिरेटरी सेंटर and their functions in the regulation of breathing. So it's a very important topic. Please watch the video till end so that you can gain more and more easy concept to understand the lecture. Okay? So let's start with two important regulation, and those regulations are neural regulation and chemical regulation. तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग को मैं टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स में डिवाइड कर रहा हूं। द फर्स्ट वन इज न्यूरल रेगुलेशन एंड द सेकंड वन इज केमिकल रेगुलेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग न्यूरल वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग केमिकल वाले पोर्शन की बात करेंगे। तो न्यूरल रेगुलेशन में इंपॉर्टेंस क्या है? न्यूरल रेगुलेशन के लिए एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे दोनों ही कंडीशन की बात करूं, न्यूरल हो या केमिकल रेगुलेशन हो, रेगुलेशन का मेन एम क्या है? मेन एम इज टू दे रेगुलेट द डिमांड ऑफ oxygen during strenuous physical exercises. ओके, बात समझ में आ रही है ना आपको? तो इन दोनों का एम तो क्लियर है कि बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। क्लियर? अब न्यूरल रेगुलेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, पहले इसकी एनाटॉमी समझते हैं, फिर हम लोग उसकी फंक्शनिंग को समझेंगे। तो न्यूरल रेस्पिरेटरी जो ग्रुप है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। ओके, तो न्यूरल रेगुलेशन में जो 3 कंपोनेंट्स हैं फॉर रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, इसमें द फर्स्ट वन इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, okay, the second one is ventral respiratory group and the third one is pneumotaxic center. Pneumotaxic center. okay, तो पहले इन तीनों कंपोनेंट्स को बहुत इजीली आपको समझना है अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी। तो फर्स्ट वन इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड द सेकंड वन इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड दीज टू ग्रुप्स आर द पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ये दोनों जो ग्रुप है ना, ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये दोनों मेडुला ऑब्लंगेटा पे लोकेटेड है। ओके, मेडुला
ऑब्लेंगेटा पे ये लोकेटेड है। क्लियर? अब एटलीस्ट आपको एक चीज तो याद रखनी है, मैं अभी आपको एनाटॉमी भी शो करूंगा कि डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप and ventral respiratory groups are located on medulla oblongata, and pneumotaxic centers are located at pons varoli. क्लियर है यहां तक आपको? अब इसकी एनाटॉमी हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली ये लोकेटेड कहां है। तो बहुत सिंपली आपको समझना है इसको। तो ये आपको याद होगा, ये सेरिब्रम का पोर्शन है एंड ये सेरिब्रम का बेस यानी सेरिबेलम, ओके, एंड सेरिबेलम के जस्ट ठीक है, तो ये आपको याद होगा, दिस इज pons varoli एंड ये जो पोर्शन है ये मेड्यूला का पोर्शन है। क्लियर है आपको? तो पहले मैं इस चीज को कवर कर लूं, ठीक है? ये सिर्फ एक रफ डायग्राम है फॉर अंडरस्टैंडिंग, ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। तो मेड्यूला में 2 सेंटर्स प्रेजेंट होंगे, 1 and 2, एंड एक सेंटर पॉन्स में प्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए, मेड्यूला के 2 सेंटर्स है ना, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो जो टुवर्ड्स द सेरिबेलम है, जो टुवर्ड्स द सेरिबेलम है, ये पोर्शन, ये है आपका डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ओके? तो दिस वन इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप अब आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, विच इज टुवर्ड्स द सेरिबेलम, टुवर्ड्स द बैक। एंड जो फ्रंट पे है, ये पोर्शन है आपका वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो ये आपका हो गया वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो ये 2 सेंटर्स तो आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा पे लोकेटेड है। एंड ये जो पोर्शन आप देख रहे हो पॉन्स वेरोलाई का, दिस इज अ पार्ट ऑफ pneumotaxic center. So pneumotaxic centers are located at the pons varoli. Clear? अब एक रफ आइडिया आपको मिल गया है रिगार्डिंग द एनाटॉमी फॉर द न्यूरल सेंटर्स टू रेगुलेट द ब्रीदिंग. So let's understand firstly these two group, then pneumotaxic center, क्योंकि ये दोनों ग्रुप और न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये न्यूरल का पार्ट है। तो पहले न्यूरल रेगुलेशन समझेंगे, फिर हम लोग केमिकल रेगुलेशन समझेंगे। सो द फर्स्ट न्यूरल सेंटर इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ओके, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूरल सेंटर. Clear? So as the name suggests कि ये जो dorsal respiratory group है, it is located in the dorsal part of medulla oblongata. तो लोकेशन तो बहुत इजी हो गया इसका. It is located at dorsal part of medulla oblongata, mainly towards
cerebellum. ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप controls only inspiration. That's why it is also known as inspiratory center. Okay, controls only inspiration and also called inspiratory center. इंस्पिरेटरी सेंटर क्लियर हुआ आपको? अब इंस्पिरेटरी सेंटर का मतलब तो बहुत इजी हो गया ना, सिर्फ इंस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब इसके न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे ओनली फॉर द 2 सेकेंड्स, क्योंकि डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है। एंड मैंने भी बताया था आपको इंस्पिरेशन लास्ट फॉर ओनली 2 सेकेंड्स। तो these neurons of dorsal respiratory group remains active only for 2 seconds. Okay, and अब इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन में भी चीज बहुत अच्छे से आपको समझनी है। देखिए, एनाटॉमी तो आपको यहाँ पे बहुत इजीली समझ में आ रही होगी, which is the dorsal part of medulla oblongata towards the cerebellum, यानी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसका लोकेशन फ्रंट की तरफ है या बैक की तरफ है। अंडरस्टूड, सेरिबेलम बैक पे है तो ये भी बैक यानी पोस्टीरियर साइड की तरफ लोकेटेड होगा। तो लोकेशन आपको क्लियर है। नंबर 2, its function that it controls only inspiration, that's why it is known as inspiratory center. Clear? अब इसमें चीज और इंपॉर्टेंट क्या थी कि they remain active only for 2 seconds, क्योंकि सिर्फ इंस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है तो ये 2 seconds के लिए ही एक्टिव होगा। But during the heavy breathing or during the enhanced physical activity or during the increased rate of respiration, these neurons sends signals to expiratory muscles also. Okay, so during heavy breathing, these neurons sends signals to expiratory muscles. ओके, अब बारी आती है इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, यानी फंक्शन की तरफ। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या था? नॉर्मल कंडीशन में ये था कि इट्स न्यूरॉन्स सेंड सिग्नल्स टू डायफ्राम। ओके, तो डायफ्राम को सिग्नल देने का मतलब क्या हुआ? सिग्नल देने का मतलब ये हुआ कि डायफ्राम स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्शन। जब ऑक्सीजन की एंट्री होगी तो अंडरस्टूड है लंग्स का एक्सपेंशन होगा ना। तो जैसे ही इसके न्यूरॉन सेंड करेंगे सिग्नल्स टू डायफ्राम स्टार्ट्स देयर कॉन्ट्रैक्शन, ओके, एंड विच increases the thoracic cavity or increases the size of thoracic cavity, and diaphragm pulled down. Okay, diaphragm pulls down. Due to contraction, diaphragm pulls down, and which results in the increased in the size of thoracic cavity. एक चीज तो ये हुई, एंड जो सिग्नल्स हैं इसके इंस्पिरेटरी सिग्नल्स, ये हैवी ब्रीदिंग में एक्सपिरेटरी मसल्स को सिग्नल्स भेजेंगे। एक्सपिरेटरी मसल्स भी तो यही बनेगी ना, डायफ्राम। जब इंस्पिरेशन होगा तो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब एक्सपिरेशन होगा तो डायफ्राम का रिलैक्सेशन होगा। सिमिलरली एक पोर्शन तो आपका डायफ्राम हो गया, सेकेंड पोर्शन आएगा आपका इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मसल्स में भी सेम चीज होगी, यानी
इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना। जब नॉर्मल ब्रीदिंग होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये भी कॉन्ट्रैक्शन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, इट पुल्स आउटवर्ड, तो ये आउटवर्ड की तरफ जाएगा। एंड ड्यूरिंग द heavy breathing, during the increase the rate of respiration, the intercostal muscles gets relaxed and इसके बाद ये इनवर्ड आएगा। बस समझ में आ रही है ना। बस आपको एक चीज याद रखनी है, जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इट कंट्रोल्स ओनली इंस्पिरेशन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज inspiratory center, remains active for 2 seconds and its neurons send signals to diaphragm, and diaphragm finally contracts, which means it pulls down and it results in increase in the size of thoracic cavity. And it also sends signals to intercostal muscles, and intercostal muscles में क्या होगा, muscles जब contract होंगी तो it pulls outward, and finally the size of thoracic cavity increased. अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड कंपोनेंट ऑफ मेड्यूला, दैट इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. सो द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ न्यूरल रेगुलेशन और द मेड्यूला इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. अगेन आपको याद रखना है, ये अभी न्यूरल रेगुलेशन का ही पार्ट है एंड मेड्यूला पे ही लोकेटेड है. क्लियर? तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप की एनाटॉमी बहुत इजीली आप देख के समझ सकते हो. इट इज लोकेटेड एंटीरियर टू द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. बिल्कुल डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के सामने लोकेटेड है ये. तो लोकेशन तो बहुत इजी हो गया इसका. लोकेशन में एंटीरियर टू डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप. अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको समझना है. वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप नॉर्मल ब्रीदिंग में इनएक्टिव रहता है. मैं रिपीट कर रहा हूं, ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग इट रिमेन्स इनएक्टिव, बट जैसे ही आपका फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट होता है, इनहैंस्ड फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट होता है, यानी जब रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज होगा, तब ये 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा. और इसमें ये जो 2 कंपोनेंट्स है मैं इसे शो कर रहा हूं आपको. ठीक, तो ये 2 जो ग्रुप्स होंगे, इसमें हाफ कंट्रोल करेगा इंस्पिरेशन को, हाफ कंट्रोल करेगा एक्सपिरेशन को. बात समझ में आ गई होगी आपको. तो ये चीज बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है कि ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग it remains inactive. Clear? But during the increased rate of respiration, increased rate of breathing, जब रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ेगा ड्यू टू द इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, तो इट डिवाइड्स इनटू, मैं बहुत सिंपली आपको बता रहा हूं यहां पे, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप VRG. तो इट डिवाइड्स इनटू 2 ग्रुप्स. ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो इसमें जो हाफ कंपोनेंट है ये रेगुलेट करेगा इंस्पिरेशन को और हाफ रेगुलेट करेगा एक्सपीरेशन को. क्लियर? अब देखिए यहां पे इस चीज को हम लोग मेंशन कर सकते हैं. ये जो सेंटर आप देख रहे हो,
ये रेगुलेट करेगा इंस्पिरेशन को, क्लियर, और इसका जो पोस्टीरियर पोर्शन है ये रेगुलेट करेगा एक्सपीरेशन को। ठीक है, ये चीज बहुत इजीली आपको समझ में आ गई होगी, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। अब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये तभी एक्टिवेट होगा जब ये स्टिमुलेट होगा बाय द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ अल्विलाई। आपको याद होगा लंग्स के अंदर जो अल्विलर सैक्स और अल्विलाई हम लोग इसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले आप समझें अल्विलाई के बारे में। तो सपोज मैं एक छोटा सा चैम्बर ले रहा हूं इस तरह से, ओके, तो जब इस अल्विलाई में एयर फिल होगा, जब इसमें एयर फिल होगा तो ये अंडरस्टूड है कि जब रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ेगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ने से क्या होगा कि यहां पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ओके, ये जब स्ट्रेच्ड होगा, स्ट्रेच्ड क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं ये जाके स्टिमुलेट करेंगे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को टू मेंटेन और टू रेगुलेट इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। तो रेगुलेट करेगा ये इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन को। प्रोसेस सेम है, इंस्पिरेशन को रेगुलेट करने का मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एज वेल एज इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स, एंड एक्सपीरेशन में relaxation of diaphragm means radial muscles of diaphragm and intercostal muscles of ribs, okay। तो ventral respiratory group में ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि it is stimulated by stretch receptors present in the alveoli, present in the alveoli. So let's discuss the third group, which is located at the pons varoli pneumotaxic center. So the next component is pneumotaxic center. अब इसके लिए भी एक चीज आपको पहले मार्क करना है कि ये भी न्यूरल रेगुलेशन का पार्ट है, ओके। बट अब पहले मैं इसके लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। इट इज लोकेटेड इन द अपर पॉन्स, लोकेटेड इन द अपर रीजन ऑफ पॉन्स वेरोलाई और अपर पॉन्स, ओके। इंपॉर्टेंस क्या है इस सेंटर के बारे में? न्यूमोटैक्सिक सेंटर के न्यूरॉन्स इंपल्स को जनरेट करने के बाद सेंड करेंगे अपने सिग्नल्स को। ये चीज आपको बहुत ध्यान समझनी है। यहां से जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा वो होगा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की तरफ एंड इंस्पिरेटरी सेंटर ऑफ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसको स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ रेस्पिरेशन, सॉरी इंस्पिरेशन बोलते हैं, ओके। तो इट इज स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ये नीट में आपसे पूछा जाता है कि विच सेंटर इज नोन एज स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन, okay, so the answer is pneumotaxic center because its neurons generate impulse and send signals to impulse and sends signals to, किसके को सिग्नल्स दिया था इसने? First is dorsal respiratory group, okay, and the second one is
इंस्पिरेटरी सेंटर ऑफ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इंस्पिरेटरी सेंटर ऑफ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ओके, अब इसमें एक चीज और याद रखनी है, जब इसके सिग्नल स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी जब ये पॉन्स फेरोलाई से डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की तरफ आएगा। ओके, तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की तरफ क्यों ये आया है? ताकि ये उसको रिलैक्स करे, और जैसे रिलैक्स्ड होगा डायफ्राम अपवर्ड की तरफ जाने लगेगा, विच इज द साइन ऑफ एक्सपीरेशन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन। सिमिलरली यही चीज ये इंस्पिरेटरी सेंटर ऑफ वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप में करेगा। अब होगा क्या, जब इसके सिग्नल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन है वो शैलो हो जाएगा। शैलो का मतलब क्या होता है? लंग्स सिर्फ पार्शियली फिल होंगे। इट सिंपली मींस कि आपका जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है बहुत ज्यादा इनहैंस्ड है। ओके, तो व्हेन इट्स सिग्नल इज स्ट्रॉन्ग, when its signal is strong, तो इसमें क्या होगा? जब सिग्नल स्ट्रॉन्ग होंगे तो रेस्पिरेशन जो होगा या जो ब्रीदिंग होगा, नॉट रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग मेनली, बट आप इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि ये जो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग है ये शैलो हो जाएगा। ठीक है, शैलो का मतलब सिर्फ हाफ होगा, तो लंग्स जो होंगे वो पार्शियली फिल होंगे, एंड इसमें क्या होगा? जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो इनहैंस्ड हो जाएगा। रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो इनहैंस्ड होगा। अब हम लोग केमिकल रेगुलेशन देखेंगे। केमिकल रेगुलेशन में भी पहले आपको एनाटॉमी समझना बहुत जरूरी है, देन इसके फंक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो केमिकल रेगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे भी टू सेंटर्स प्रेजेंट है। द फर्स्ट सेंटर इज कैरोटिड बॉडीज, carotid bodies, and the second one is aortic bodies. ठीक है, अब ये नेम कुछ तो आपको याद दिला रहा होगा। सिंपली मीन्स कि कैरोटिड बॉडीज आर लोकेटेड इन द कैरोटिड आर्टरी। okay, and aortic bodies are located in aorta. क्लियर? अब इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि केमिकल रेगुलेशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो सेंस करेंगे, सेंस करने का मतलब ये डिटेक्ट करेंगे चेंजेस को इन द ब्लड सर्कुलेशन, तब एक्टिव होंगे। अब क्या डिटेक्ट करेंगे ये अंडरस्टूड है, तो ये स्टिमुलेट होंगे, दे गेट स्टिमुलेटेड बाय, ठीक है, जिसको ये सेंटर्स डिटेक्ट करता है। तो ये क्या स्टिमुलेट करेगा? लो ऑक्सीजन काउंट, अगर ऑक्सीजन कम है, ओके, और लो पीएच, पीएच कम होने का मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक हो रही कंडीशन, एंड हाई कार्बन डाइऑक्साइड, हाई टेम्परेचर also. So these are the conditions जिसको ये सेंटर्स डिटेक्ट करेंगे। ओके, अब इन दोनों में सबसे कॉमन चीज क्या है पता है आपको? कैरोटिड आर्टरी एंड एओर्टा। अब
अब इसमें से क्या होगा, जो कैरोटिड आर्टरीज है, पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। तो दे सेंड सिग्नल्स थ्रू ninth cranial nerve, that is glossopharyngeal nerve, to dorsal respiratory group. ओके, तो एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि ये जो सेंटर है ये नाइन्थ क्रेनियल नर्व से अपने सिग्नल्स को सेंड करेगा थ्रू द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये आपको याद रखना है, सिग्नल्स आ कहां रहे हैं। ओके, सिमिलरली aorta sends signals through, it also sends signals to dorsal respiratory group through 10th cranial nerve, that is vagus nerve। अब एक चीज तो कॉमन है कि दोनों ही अपने सिग्नल्स को डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप पे सेंड कर रहे हैं। तो ये दोनों अपने सिग्नल्स को डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप पे सेंड कर रहे हैं। अब इसका मेजर फंक्शन क्या है कि जैसे ही ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप पे सिग्नल सेंड करेंगे बाय डिटेक्टिंग दिस कंडीशन, क्योंकि जब तक इसका डिटेक्शन नहीं होगा केमिकल रेगुलेशन के चांसेस फिर पॉसिबल नहीं है। तो ये करेंगे क्या, ये जल्दी से अपने डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को एक्टिव करेंगे एंड इंस्पिरेशन को लॉन्गर करेंगे एंड इंस्पिरेशन को बहुत ज्यादा लॉन्गर करेंगे एंड एक्सपिरेशन को फास्टन करेंगे, जिससे रिमूवल हो मोर एंड मोर CO2 का एंड एंट्री हो मोर एंड मोर ऑक्सीजन का। ओके, तो इट एनहांस्ड the contraction and relaxation of radial muscles of diaphragm, radial muscles of diaphragm and intercostal muscles of ribs। तो दिस इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बढ़ेगा, बहुत रैपिड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से क्या होगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज होगा। जब रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज होगा तो ये अंडरस्टूड है कि ऑक्सीजन मोर एंड मोर एंटर होगा, CO2 भी more and more release होगा, which maintains the amount of oxygen and carbon dioxide। बस समझ में आ रही है आपको? तो इन दोनों के लिए सिर्फ आपको जो चीज याद रखनी है वो है signal sends through 9th cranial nerve and 10th cranial nerve to a common center, that is dorsal respiratory group। So this is all about regulation of breathing।